गौतमी बहन, आपका स्वागत है। और देखो, क्लब के बाद हम मिले हैं, लेकिन वो मिलन में घड़ियां कुछ बाकी रही थी, तो साइंस के साधन ने थोड़ा विघन डाल दिया। अब वो घड़ी है क्लब पहले वाली, जब हम मिले थे। तो ये अब मिलन का दौर देखो, सारे भाई बहने इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने का, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नाइजीरिया से है, आप लागोस, ठीक है। भले आप शुरू करें, आपका अनुभव शेयर करें। और आज तो सबके लिए राखी भी लाई है हमारी मीठी बहन, ठीक है। चलिए, आप सबको स्वागत है इस हंसों की मंडली में। आपने हमें निमंत्रण दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मनीष भाई ने कहा होगा, नाम गौतमी बहन है। आज का दिन का बहुत बहुत रक्षाबंधन का शुभ पर्व का अभिनंदन है। थैंक यू सबकी ओर से, थैंक यू। आप सबको ये देखिए सुंदर फूल, और बाबा के दिल में हमेशा आप सब सदा रहो। ये है बाबा की राखी, और ऐसे ही आप उजाला फैलाते रहो अपनी रोशनी से, अपनी पुरुषार्थ के बल से, धारणा की बल से आपकी रोशनी दशों दिशाएं फैलती रहे। ये ब्लेसिंग से बहुत सारे जो नाइजीरिया के नंबर्स थे, परंतु इसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स। और ये है लाल चंदन का टीका। मेरे को लग गया, ये लीजिए, मेरे को लग गया टीका। लग गया। वेरी गुड। लड्डू भी मिल गए, सबको मिल गए, सब खुश हो रहे। सभी को रवे का लड्डू मक्खन से बनाया हुआ, घर के मक्खन से बनाया। हाँ भाई, उमेश भाई ने स्वीकार किया कि नहीं? उमेश भाई लड्डू खाया? उमेश भाई हाँ, श्वेता बहन को अच्छा लगता है ना लड्डू। देखो, नाइजीरिया के लड्डू आए आज। अच्छा है। सही बात है, बाबा ने नाइजीरिया की सेवा में निमित्त बनाया, परंतु लॉकडाउन में हम भारत में हैं। अभी भारत में ही हो आप? हाँ जी, कभी भी इतना समय रही नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ पर है अभी? हैदराबाद। ओ, हैदराबाद। माता जी ज्ञान में है, तो इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए आए। रात को मधुबन से निकल के 21 रात को आए, 22 को जनता बंद था, और फिर कंटिन्यू लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन थोड़ा खुला है, परंतु एयरपोर्ट नहीं खुले हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट इतने फ्रीक्वेंट नहीं है। तो इसलिए ये घर के ही बनाए हुए मक्खन से बनाए हुए लड्डू है। जी जी। नाइजीरिया में भी रहते तो यही बनाते। शायद 2-3 ज्यादा वैरायटी बनाते, और नाश्ता जरूर खिलाते राखी पे। इडली, सांबार, चटनी, वाह, फेमस है। वाह, राखी का नाश्ता सबके लिए। जी जी, शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपका सबके प्रति कितना स्नेह है, ये आपकी वाणी से और चेहरे से महसूस हो रहा है। तो सब खुश हो रहे हैं आपको देख करके, आपको सुन करके। संगम युग है ही स्नेह, स्नेह से भरा हुआ जीवन। स्नेह नहीं तो संगम युग में कोई बाबा का बनता ही नहीं। जी बिल्कुल। जो दुनिया में नहीं मिलता वो बाबा से मिला, इसलिए बन गए, और जीवन भी बन गई। ये यात्रा बहुत छोटी है, जैसे हमारा लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन भी बहुत ही छोटा है। अव्यक्त पालना में हमने जन्म लिया। शरीर का आयु 47 इयर्स। लौकिक में MA LLB की पढ़ाई पढ़ी, और LLB पढ़ने के बाद यहाँ ही हैदराबाद, पूरे उस वक्त तो आंध्र प्रदेश एक राष्ट्र था, अभी तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ है। तो हाई कोर्ट में एक एडवोकेट की तरह हम सेवाएं करते थे। लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा, तब उम्र था 23 इयर्स। बचपन में लगभग एक 5-6 इयर्स, सॉरी 4th क्लास में नानी के घर पे गए थे छुट्टियों में। तो वहां पे बाबा का घर था बाजू में, ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच। तो हम खेलते खेलते, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही था, तो वहां पे चले गए। तो वहां बहन जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने
ज्ञान योग सिखाए। अभी बचपन की बात तो खेल खेल की होती है, बस उन्होंने कहा और हमने सुन लिया, सीख लिया। रोज रोज टोली खाने को मिलता था और फिर वो डांस भी सिखाती थी। और बहन टीचर थी कन्नड़ की, और जगह था चित्तूर, आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर जैसा। और वो कन्नड़ा की गीत सिखाती थी और हम डांस करते थे। बचपन से ही हमने शास्त्रीय नृत्य अर्थात कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों सीखा हुआ था, तो इस वजह से हमको डांस करना बहुत अच्छा लगता था। माँ बाप ने भी एनकरेज किया, परंतु ओनली 10th क्लास तक। लौकिक पिता बहुत स्ट्रिक्ट और इतना ही स्नेही और बहुत ही प्यार, स्ट्रिक्ट थे पर कभी मारा नहीं बचपन से कभी भी। और लौकिक पिता एयरफोर्स में थे, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। समझो पूरी फैमिली वर्दी वाली फैमिली है। दादाजी रिटायर्ड डीएसपी थे और फ्रीडम फाइटर, और चाचा जी सभी लोग रिटायर्ड एयरफोर्स, रिटायर्ड आर्मी, और छोटे चाचा रिटायर्ड डीएसपी अगेन पुलिस से। तो बचपन से हमें भी ये कहा गया कि हमको आगे चलकर देश की सेवा करनी है। तो हमने भी यही सोचा, हम तो आर्मी एयरफोर्स में भर्ती हो जाएंगे। परंतु बड़े होते होते दादाजी तो पुलिस से थे, तो वो घड़ी घड़ी बोलने लगे तुमको ना पुलिस ऑफिसर बनना है। तो एग्जाम लिखे, सब इंस्पेक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में भी पास हो गए, और जो उनका जो फिजिकल टेस्ट है उसमें भी पास हो गए। पास तो हुए, परंतु उसके बाद की जो इंटरव्यूज के रिजल्ट निकलनी थी वो रिजल्ट निकली नहीं है, तो पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। और उसके बाद दादाजी बोले उनको लॉ पढ़ना है, तो जो लॉ की एप्लीकेशन भरी और फिर लॉ कॉलेज चले गए। 3 साल बीए के बाद फिर लॉ करते करते एमए हो गई, और हाईकोर्ट में अप्रेंटिस की तरह सीनियर एडवोकेट के पास शुरू हो गया। एक बार जूरिस्ट विंग की एक सेवा यहाँ पे हुई, और उस विंग की सेवा में एडवोकेट थे तो निमंत्रण मिल गया, और वहां पे सब जजेस भी थे, चीफ जज भी आया था, तो रेस्पेक्टफुली हम भी चले गए। 3 दिन का वो वर्कशॉप था। इट वॉज नाइस। व्हाट वॉज नाइस, आई कुड मेक इट। अच्छा लग रहा था, पर क्या था वो मुझे बुद्धि में बैठा नहीं। सुबह दोपहर शाम हो गई 3 दिन, फिर बाद में फिर लौकिक जीवन रेगुलर। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। पिताजी से हमारा एक पिता और पुत्री का नहीं, लगभग 5-6 संबंध थे। एक फ्रेंड थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे, सब कुछ थे समझो। हम स्कूल में पढ़कर जब भी आते तो स्कूल की जो किताबें थी वो फिर से पिताजी जब तक वो ना पढ़ाए तब तक बुद्धि में नहीं बैठता था। चाहे वो पोएट्री तो जबरदस्त बोलते थे। तब एक बार उनके मुख से सुन लिया तो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, एग्जाम में नंबर 1। इस तरीके से गुजरी। तो उनका जाना जैसे 5-6 संबंध जैसे गायब ही हो गए जीवन में। तब पता नहीं फोकस कहाँ होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत हद तक उनके साथ थी, फिर पूरी फोकस प्रैक्टिस में रही। प्रैक्टिस करते करते, परंतु एक और ऐसी साइड बाय साइड जीवन था जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। पूरे दिन में कामकाज करते, रूटीन तो हाईकोर्ट जाना, जो भी काम करना आना वो सब होता था, परंतु अंदर से जब भी ट्रैवलिंग करते या जब कोई बुद्धि का काम नहीं, बोलने का काम नहीं, तो जैसे कि हम सुन्न हो गए, जैसे कि बस कुछ नहीं है अभी। तो माताजी ने बोला तुम तो भक्ति करती थी तो अच्छे से शुरू कर दो। उन्हीं दिनों में दशहरा के दिन थे। सितंबर में शरीर छोड़ा तो अक्टूबर में दशहरा के नवरात्रियां थी। तो नवरात्रियों में ललिता सहस्त्र नाम करके 1108 की जो क्या कहते हैं, अभी तो सब भूल गए, इतने सारे थे और वो कंठस्थ हो गए। और 9 दिनों में 108 बार 1108 श्लोक पढ़ती थी। इतना फास्ट 1108 10 मिनट में हो जाता था।
जब वो रटते थे या जब वो बोलते थे तब तक कुछ पता नहीं, वो होने के बाद फिर एक अंदर से एक अलग किस्म की डर, पता नहीं अभी कैसे, क्या जीवन है ये, क्या है जीवन का अर्थ, क्या है अभी मुझे। तो पहले कभी सोचा नहीं था कि जीवन में मुझे एक अर्थ चाहिए, एक व्यक्ति बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, परंतु अभी वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, वो वैक्यूम। फिर माताजी ने कहा अभी भगवत गीता पढ़ो, तो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, सब श्लोक सीख लिए, परंतु द सेम थिंग, इट वाज फीलिंग ओके, गुड, बट वो वैक्यूम नहीं जा रहा था जीवन से। तो फिर हमने प्रैक्टिस में इतनी कमाई नहीं हो रही थी, फिर काम भी थोड़ा कम हुआ था सीनियर के पास, टाइम थोड़ा बच रहा था, तो एक मार्केटिंग फर्म में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए। फिर लीगल में थोड़ा था, एडमिन में भी मदद की, परंतु मार्केटिंग ज्यादा की, वहां पे थोड़ी कमाई की। तो वो करते करते अभी लौकिक में भी बाहर खाने का आदत नहीं था, तो एसिडिटी और गैस बढ़कर शरीर का बहुत धक्का लगा, गैस्ट्रोएंटाइटिस अटैक आया, तो ना ऑफिस, ना हाई कोर्ट, ना कहीं नहीं जा पाई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो लगभग 9 दिन हॉस्पिटल में सेलेन लेके घर आ गई, परंतु ताकत नहीं थी शरीर में। परंतु थोड़ी बहुत सोशल सर्विस करते थे पहले, एक ओल्ड एज होम थी, हर जनवरी 1 में चले जाते थे, सब ओल्ड पीपल के साथ समय बिता के आते थे। पता नहीं वो बाबा का घर था और पूरे ओल्ड पीपल बाबा के बच्चे थे। तो क्या हुआ, जब उनको पता पड़ा, वरलक्ष्मी बहन वहां के जो हेड है, बुजुर्ग बहन, वो आए देखने के लिए, बोले गौतमी तुमको ना, जैसे तुम ठीक होगी तुमको ओल्ड एज होम आना है और हम सबके साथ थोड़ा समय रहो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। मैंने कहा 1 हफ्ता तो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, बस आओ ना। तब तक माताजी ज्ञान में आ चुके थे, क्योंकि घर के सामने ही बाबा का घर खुला था नया नया, और माताजी भी इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे पिताजी मेरे को क्लोज, माताजी को तो बहुत ही क्लोज थे। तो शी वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग उतना ही स्ट्रेस, उतना ही टर्मोइल। तो फिर घर खोलते ही दरवाजा, सामने का घर एक वक्त खुला था। इंदिरा माता ने बोला आप अकेले रहते हो तो कभी थोड़ा समय इधर आया करो। तो वहां गए और ज्ञान लेकर माताजी जो ऐसे ही हवाओं में ऊपर देखते थे, रोते थे, रात रात को ऐसे ही जागते थे, एकदम उनके अंदर परिवर्तन आ गया, रोना धोना बंद, खुशी, इतनी खुशी। और उनको घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस बहुत सीवियर हो गया था स्ट्रेस के कारण, समझो दुख के कारण। हमने देखा उनकी तो आर्थराइटिस भी जाने लगी और उनकी सीवियर आस्थमा थी और आस्थमा भी कम होने लगी। हमको लगा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं ब्रह्मा कुमारी, आप जब से वहां जा रहे हो आपके आस्थमा और आर्थराइटिस दोनों भी कम हो रहे हैं। तो वो खुशी से बोलती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी कि आप आओ कोर्स करो, कुछ भी नहीं। हमने बोला कौन से भगवान को वो मानते हैं? परमात्मा को मानते हैं। अच्छा ठीक है, पता नहीं उनको क्या था, पर शी वॉज एंजॉयिंग विद बाबा, उनके मुख से वो खुशी दिखाई पड़ती थी। फिर घर में धीरे धीरे से, नॉनवेज तो था नहीं इतना, और क्योंकि भक्ति बहुत थी, हर दिन के लिए कोई ना कोई देवता, इतनी भक्ति की बात मत पूछो। और माताजी ऑनियन गार्लिक एक दिन नहीं था घर पे, पता नहीं था हमें, लेकिन माताजी खाना बनाते थे। तो एक बार चाचा लोग आए, तो हम थे, तो हमने पकोड़े बनाने के लिए देखा तो ऑनियन नहीं था। और हमने पूछा माताजी बाबा के घर में चले गए, तो बाजू ही तो था, तो जाके पूछ लिया। तो फिर माताजी घर में ऑनियन नहीं है, ये लोग आए कैसे पकोड़े बनाओ? कहते हैं कि नहीं क्या है ना, मेरे को एलर्जी है, उसको बंद करने से मेरे अस्थमा निकल गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम। तो गई, फिर कैसे बनाऊं? नहीं नहीं, वो सब्जियां काट दो, कैबेज काट दो, अच्छे से बन जाएंगे पकोड़े। पकोड़े तो बन गए, पर 1 साल ऑलमोस्ट ऑनियन गार्लिक मैंने खाया ही नहीं और मुझे पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने जब बुलाया, थोड़ी सी शरीर ठीक होते ही मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी, पर मुझे पता था कि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, बहुत बोरिंग है, एक हफ्ता में ओल्ड एज होम में रहकर करूंगी क्या।
तो उन्होंने गाड़ी भेजा। अब गाड़ी भेजा तो मना नहीं कर पाई। सो आई वेंट इन द कार। वहां पे जैसे उन्होंने, वो एकमात्र ऐसा ओल्ड एज होम था जो प्रिंसेस डायना जब वो जिंदा थी तो भारत आई थी इसी ओल्ड एज होम के आत्माओं से मिलने के लिए। तो काफी नामी ग्रामी ओल्ड एज होम है। तो वहां पे उन्होंने एक कमरे में रुकाया और वरलक्ष्मी माता ने बोला, देखो यहाँ पे प्रिंसेस डायना रुकी थी और ये कमरे में आपको रहना है। तो आई फेल्ट सो एलिवेटेड, मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे, इतना प्यार दे रहे, और मैं कोई भी चीज को मना नहीं कर पाई। और वहां जब रुकी तो उन्होंने कहा कि गुप्ता भाई आए हुए हैं, ये मेडिटेशन कोर्स करेंगे। मैंने कहा मैंने बहुत भक्ति की और मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा करके ट्राई करके देख लो, और इतनी प्यार से उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है। शाम का वक्त, सुबह का वक्त था। गुप्ता भाई एक रिटायर्ड लॉ से ही कनेक्टेड थे, पर ही वाज नॉट अ जज और एन एडवोकेट। तो वो फाइलिंग वगैरह करने में एडवोकेट को मदद करते थे, ऐसा कुछ था। तो गुप्ता भाई ने 18 साल के अनुभवी आत्मा थे गुप्ता भाई उस वक्त। तो सुबह को उन्होंने कोर्स पे बैठे, आत्मा बोला तो मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट। परमात्मा बोला, मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये शब्द मेरे लिए नए नहीं है। जो आप बोल रहे हो भगवत गीता में ये है। ही वाज स्पीकिंग इन तेलुगु, और भगवत गीता में मतलब वो जो बोल रहे थे उसका कॉन्ट्रास्ट भगवत गीता में सभी श्लोक है। तो मैंने बोला ये श्लोक है, ये श्लोक है, ये सब मुझे पता है, व्हाट नेक्स्ट। तो आधे घंटे में मेरा कोर्स हो गया। मतलब शायद मैंने उनको कुछ बोलने नहीं दिया होगा। वो जब कर्म बोले, हाँ कर्म मुझे पता है, वो सब कुछ। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा ठीक है हम शाम के वक्त बैठेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो शाम का वक्त 4:30 का समय था। हम ऐसे ही बाहर एक झाड़ था, पता नहीं वो कॉमन सा पत्तों वाला झाड़, उसके नीचे बैठे, और फिर वो भाई बोल रहे थे। इतने में बारिश शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कमरे में बैठते हैं, और जैसे कमरे में बैठे बाबा का लाइट उन्होंने ऑन किया और बोला सिस्टर अभी आत्मा परमात्मा कर्म की गुह्य गति और फिर ये सब हो गया, ऐसा करते मेडिटेशन कर लेते। मैंने कहा वो क्या चीज है? मेडिटेशन करने से हमको परमात्मा से मिल सकते हैं। तो मैंने क्या भगवान से मिल सकते हैं? सच है? हाँ। तो मैं जो भी प्रश्न पूछ रही थी ना, वो भाई ने कहा अभी बस मैं आपके प्रश्नों का जवाब, पर आपका मेन मुद्दा क्या है? क्योंकि he understood that there's something behind my mind which I was trying to understand. मुझे सिर्फ वो समझना है। इतना सारा विस्तार का ज्ञान मुझे लगा कि मुझे जरूरत भी नहीं, और शायद मुझे लगा कि मुझे शायद इसका थोड़ा बहुत ज्ञान है, पर मुझे जो पता नहीं है उसके बारे में मुझे जानना है। तो भाई ने पूछा आपका प्रश्न क्या है? तो हमने कहा इंसान शरीर छोड़ने के बाद, अभी तो शरीर, उस वक्त तो लौकिक भाषा थी ना, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, क्यों मरता है, और हमारे संबंध इतने अच्छे होने के बावजूद एक दूसरे को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कौन ये सब नियंत्रण करता है? मौत और जन्म मरण का क्या भगवान करता है? तो सबसे खराब तो वही है। फिर कैसे इस रिश्तों को तोड़ देता है अचानक। इस तरीके से हमने इतना जोरदार बेचारे भाई को बोला। वो भाई ने चुपचाप होके सुना और कहा देखो बहन, आपके प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है। तो हालांकि उनके पास था, अभी तो समझ में आता है, परंतु इतना डायरेक्ट शूट करते हैं किसी को तो समय तो उनको एक्सप्लेनेशन में लगता है ना। तो उन्होंने कहा आप ना मेडिटेशन करो। तो मुझसे क्या होगा? आप ये सब प्रश्न भगवान से पूछ लो, मैं तो पूछ लूंगी, वो बताएगा। हाँ वो सब कुछ बताएगा। मैं सुन पाऊंगी? हाँ सो आप सुन पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी उससे मिलने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे ले चलो, क्या करना चाहिए? तो उसने कहा मैं जो बोलूंगा तो आपको देखना है। देखना है कहाँ? मन में देखना है। हाँ तो क्रिएटिविटी तो था पहले से, तो ठीक है, आई कैन क्रिएट एनी इमेज वॉट एवर यूर सेइंग इन माई माइंड। आप बोलते जाओ, मैं देखती जाऊंगी। फिर क्या होगा? फिर तो आप ही देख लेंगे, वो देख लेगा। ऐसे करके बोला। वो कौन है? कौन सा भगवान आपका है? श्री कृष्ण है, श्री राम। अभी भगवान से आप मिलेंगे, अभी कोई प्रश्न नहीं पूछो, आप तो प्रश्नों की भंडार हो, ऐसे करके बोला। तो मैंने अपोलोजाइज किया और बोला आई एम रेडी टू सी। तो उन्होंने कमेंट्री करना शुरू किया। आप एक पॉइंट ऑफ लाइट हो, भ्रुकुटी के बीच में हो। आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग एवरीथिंग व्हाटएवर ही वाज स्पीकिंग,
और उस कमेंट्री में पता नहीं कौन सा वो समय या वो था कि मैं बस उड़ गई और परमधाम पहुंच गई। और बाबा जो रोशनी है, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये रोशनी है, उसको मैंने देखा। और उसको देखते ही मेरा अपना जो वजूद है वो पूरा गल गया, मेरे कोई प्रश्न ही नहीं रहे। और मैंने बाबा को देखा और सबसे पहला अनुभव हुआ संतुष्ट, भागता हुआ मन एक स्थिर जैसा रह गया, ऐसा जैसे कि बिन लगाम घोड़ा जैसा भागता। मैं ऐसे पकड़ के बोलूं, प्लीज अभी मेरे को ये संकल्प नहीं चाहिए, ये डर नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा भागता हुआ मन को जैसे कोई ने ऐसे आराम से गले लगा लिया हो। द नेक्स्ट एक्सपीरियंस, संतुष्टता के साथ साथ मुझे जो अनुभव हुआ वो है प्यार। प्यार क्या होता था मुझे शायद पता ही नहीं था। परमात्मा का प्यार जैसे मेरे दिल में इतना भर गया कि मुझे अंदर से महसूस हो गया कि मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ ही नहीं है। यही मेरा सच्चा पिता है जो मेरा साथ ही था, मैंने पहचाना नहीं। और मुझे इतना अंदर से हर कण कण में बाबा का प्यार भर गया और मुख से मेरे बाबा निकलने लगे। मुझे पता नहीं ये शिव बाबा है, ये भगवान है, ये कौन है, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा बाबा से मिली और बस मैं तो ऐसे गुम हो गई कि मैं बोल नहीं सकती। उसको साक्षात्कार कहो, क्या तो भी कहो, विजुअलाइजेशन, बट आई वॉज लॉस्ट। गुप्ता भाई ने कमेंट्री करते हुए नीचे आ गया, मैं ऊपर ही रह गई। फिर गुप्ता भाई ने मेरे को टच किया, ऐसे ऐसे, सिस्टर सिस्टर। क्या सिस्टर, अभी सिस्टर तो सच में सिस्टर बन गई। तो आंखों से ऐसे ऐसे बाबा की प्यार में आंसू आने लगे कि बस बात मत पूछो। अभी भी मैं वो मोमेंट जब भी याद करती हूँ दिल गदगद हो जाता है। बाबा ने मुझे चुना, मेरा जीवन बनाया। फिर गुप्ता भाई ऊपर आए, फिर कमेंट्री जोर जोर से बोलने लगे, सिस्टर आप बाबा की सच्ची बच्ची हो, आप फरिश्ता हो, क्या बोल रहे, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। गौतमी बहन हमको अभी नीचे जाना है, इतनी जोर जोर से बोल के मेरे को फिर ऐसे करके फिर वापस शरीर की स्मृति में लेके आए। So I came back and I could not talk. For half an hour I was just crying and crying. ये तो आंसू नहीं है, ये तो प्यार के खुशी के आंसू हैं। और उस वक्त वो जो रियलाइजेशन के जो अनुभव के आंसू थे ना, वो तो अभी भी मैं याद करती हूँ। वो गोपी गौतमी कहाँ है, आ जाओ करके इमर्ज करती हूँ अंदर। तो भाई ने मेरे को बस देखते रह गए। वो जैसे नीचे भी आई, भाई बात कर रहा था, कुछ ऐसे जैसे दूर कहीं खाई में बोल रहा हो, स्पष्ट कुछ कानों में सुनाई नहीं। आंखें खोली देख रही थी, भाई बोल रहा था पर मेरे जैसे आवाज बंद, मैं अपने मतलब बोल ही नहीं पा रही थी, इन मुख को मैं यूज ही नहीं कर पा रही थी, बस ऐसे चुप सी। पर इतनी खुशी की बात मत पूछ। वो भाई ने बस मेरे हाथ पकड़ा, बोला चलो गौतमी, तुम्हारा चेहरा मुझे सबको दिखाना है। तो बाहर आया, वरलक्ष्मी माता बैठे थे वहां पे और कई बुजुर्ग माताएं बैठे थे। तो उनको बोला ये देखो, ये चेहरा देखो देखो बोल रहा था। और मेरे को इतनी फिर आंसू निकल रहे थे ऐसे खुशी के। तो देखो ये चेहरा देखो, दुल्हन बन गई है, दुल्हन बाबा की बन गई है। तो ऐसे सभी ने देखा और एकदम सभी गले लगाए, सभी गले, ये हमारी कन्या, ये हमारी कुमारी, ये यहाँ इसकी शादी करेंगे। क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे बोले। फिर सभी ने गले लगाए और इतना प्यार कि मैं पास्ट भूल गई कि मेरा कोई पिताजी शरीर छोड़ा, ऐसा ऐसा। लौकिक में जब पिताजी ने शरीर छोड़ा, मैंने आपको एक बात बतानी थी, हमने कभी रोया नहीं। जैसे कि एक बहुत भारी, हमने वो रियलिटी को स्वीकार ही नहीं किया। उनका दहन संस्कार हुआ, सब कुछ किया, परंतु कभी रोया नहीं। सब लोग समझे कि लड़की बहुत करेजियस है, बहुत बोल्ड है, जैसे उनके पापा ने इसको एक लड़के की तरह ही सब कुछ पढ़ा के आगे रखा है, ऐसे ही ये बहुत ही करेजियस है। पर अंदर से मुझे पता है ये करेज नहीं है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और मैं नींद में रोती थी, पूरा तकिया भीग जाता था, बाजू में माताजी सोचे थे, उठाते थे
उठो उठो उठो। गौतमी क्या हुआ? उठने के बाद भी कुछ समय लगता था टू कम आउट ऑफ दैट सॉरो। तो अंदर भरा हुआ था पर बाहर निकल नहीं पाया था इस वजह से। और वो जब बाबा से मिली तो पूरा अंदर का जो भारीपन था, जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एक जैसा वैक्यूम था, वो सब कुछ जैसे मेल्ट हो गया। इतनी लाइटनेस, द थर्ड एक्सपीरियंस फीलिंग वाज लाइटनेस एंड इजीनेस। इतना लाइट कि बस अभी मेरे जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल, मैं ही ऑब्स्टिकल थी ना, अंदर तो इतना भरा हुआ था, सब कुछ गिर गया। और एक नई विजन जैसे हर कोई ऐसे एक इतनी, मतलब क्या बताऊं मैं, अभी भी शब्द नहीं मिलते हैं बताने का। अभी इतना कुछ तो अभी बोल पाए, पहले तो ये भी शब्द नहीं मिलते थे। अभी उसके बाद वो भाई ने बिठाया और बोला अपना अनुभव लिखो। इसीलिए शायद याद है, अनुभव तो कभी बोलता नहीं है। तो वो लिखा और वो भाई ने बोला, मैंने कहा ये क्या है? तो भाई ने कहा ये परम धाम है और आप बाबा से मिले हो। ये बाबा कौन है? ये बाबा ही भगवान है। तो फिर ये किसी मूर्ति की तरह नहीं, नहीं नहीं, ये मूर्ति नहीं है, ये बाबा है, ये भगवान है, बस। और उसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी एक डाउट भी नहीं आया। ये जो भी है ये मेरा है करके लगा। फिर बाद में सुबह सुबह 3 बजे आराम से उठ जाती थी। और वो दिन और आज के दिन कभी अलार्म नहीं लगाया, अलार्म कभी उठाया नहीं। बस ऐसे माता जी तो ऑलरेडी थी, बाबा की सच्ची गोपी थी। हम रात को सोने से पहले कम से कम 2 घंटा बाबा की याद में बैठे, 1 घंटा तो ऐसे खोजे। मुझे एक ही चीज पता है कि कैसे जाना है वहां, कैसे बाबा से जुड़ना है, कैसे उससे बात करना है, शक्ति लेना है और कैसे नीचे आना है। ज्ञान का एक भी बिंदु मुझे कुछ पता नहीं। मुझे वो रास्ता याद है, मुझे वो जगह याद है, मुझे वो याद है और उससे मुझे शक्ति, वो प्यार भर के मैं आ जाती थी। योग बोले तो मैं बैठ जाती थी और चली जाती थी बस, और कुछ मुझे याद पता नहीं। फिर बाद में भाई ने कहा अभी आपको मुरली सुनिए। तो मुरली क्या चीज है? अभी ये कर, ये बस से मेरे को नहीं, मुरली भगवान वाच है। भगवान ने बोला कौन सा भगवान? वो लाइट ने, हाँ वो लाइट ने बोला है और उसने ही सब कुछ बोला है। आप इसको पढ़ो, बहुत शक्ति आएगी। ना करने का, मना करने का तो कोई बात ही नहीं। तो वो बोलता गया भाई, तो मैं मुरली रेगुलर स्टडी करती गई। छोटी सी कहानी है, छोटी सी जिंदगी है, छोटे से अरमान थे जो बाबा ने सब पूरे कर दिए। अब लगता कुछ भी नहीं है, पा लिया सो पाना था सो पा लिया, इसका अनुभव किया। बस उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ी। फिर भी लौकिक जीवन 7 साल चली, क्योंकि वाइंड अप करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे पीछे एक बहन एक भाई थे, तो उन दोनों का शादी कराया, सेटल करा दिया। और फिर इस दौरान बहुत सारे टेस्ट पेपर तो आए, परंतु किसके साथ शादी हुई वो तो मेरे साथ तो हजारों लाखों हाथों से इतनी मददगार रहा कि बस कोई चीज में दिक्कत नहीं आई। हाँ, संबंधों को फेस करने में कुछ आया, पर मुझसे ज्यादा माताजी ने फेस किया। सभी लोग बोलते थे बहन की शादी का कार्ड दे रही हो, अपना शादी का कार्ड कब देगी? तो मैंने कहा मैं जरूर दूंगी। क्या है ना, मेरे अरमान कुछ ऊंचे हैं और मैं सही व्यक्ति मिलने के बाद आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे जिससे प्यार हुआ मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करूं सबको, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में बोलने के लिए पता नहीं था। मेरे को पता है पर मैं कैसे बोल पाऊं, वो कॉन्फिडेंस मेरे में, कॉन्फिडेंस मतलब वो शब्द नहीं थे मेरे पास। बस भाई बहन की शादी हो गई, गुम। मैंने सभी लौकिक रिश्तों से तो और कोई वजह ही नहीं थी उनसे बात करने की। और मुझे लगा कि शायद आई नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू कम इन फ्रंट ऑफ देम। तो हमने अपने लिए समय लिया, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन माई न्यू रिलेशनशिप। बाबा के साथ का ये जो नया संबंध था उसमें मैं बहुत बिजी, सेवा करो, योग करो, फिर मुरली की स्टडी करो और लिखते जाओ। हर बात एक वाव फैक्टर था, ज्ञान की हर एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ी वाव फैक्टर। बस होता गया। फिर बाद में धीरे धीरे कमाई से घर लिया। यहाँ सेंटर पे मंजू बहन थे जो यहाँ के
एक सिकंदराबाद के जोन के पार्शियली इंचार्ज थे, और वो है, और मंजू बेन आई जो लीला दीदी का सेंटर, लीला दादी का सेंटर है ना, वो मंजू दीदी चलाते हैं। तो मंजू दीदी आए, गृह प्रवेश में भी आए। तो बड़ों की तो बहुत प्यार और पालना मिली, ज्ञान के बचपन से लेकर। Everything was very very powerful and very very uplifting. तो एक जैसे कि उड़ते गए, विघ्न आए पर पता ही नहीं पड़ा, हर चीज पार हो गई। बस 2 घर बना लिया, माता जी को बोला देखो माता जी, अभी आपके बच्चे दोनों शादी हो गए और फिर वो सेटल भी हो गए, अभी मुझे सोचना है। हाँ हाँ। तो तब माता जी लंदन गए थे गीता बहन के पास, और सब लोग पूछने लगे कब सरेंडर होंगी, कब सरेंडर। तो मुझे तो लगा बाप रे, सरेंडर क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आता। तो देन मैंने सेंटर में बहनों को भी देखा, ऑलवेज रनिंग, डूइंग लॉट ऑफ सर्विस, उनको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। परंतु एक बात थी कि मुझे लगा कि शायद मैं बाहर रह के जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए, कमाते हुए सेवा करूंगी तो शायद मैं बाबा के धन की सेवा भी कर सकूंगी। बस उसके बाद माता जी लंदन गए और बोले इफ इट इज पॉसिबल स्टे इन द सेंटर। तो बॉम्बे में जॉब जो ये इस कंपनी में यहाँ काम करती थी, मार्केटिंग कंपनी, वो बॉम्बे में भी था। क्योंकि हिंदी आता था तो यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें वहाँ मैनेजर की तरह भेजा। तो वहाँ पे हम 3 साल रहे लगभग। 3 साल में स्नेहल बहन योगिनी दीदी के कनेक्शन में आए। तब तो कुमारी थी, उड़ती उड़ाती जैसे सब प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम, इस तरीके से सभी प्रोग्राम्स में हम पार्ट लेते थे। और जैसे वापस हैदराबाद आए, वहीं से संकल्प दिया योगिनी दीदी ने कि अब जा रही हो तो वहां पे राधिका बहन है, उनसे मिलो। और उनसे मिली और बस रोज सुबह जाती थी, इनर स्पेस था यहाँ पे, तो रोज सुबह जाती थी इनर स्पेस और शाम तक रह के एक बाबा का बुक शॉप की तरह, तो वो बुक शॉप देखकर फिर वापस घर आती थी। तो इस तरीके से चलता गया। तो जब माता जी लंदन गए तो सेंटर पे 2 मास रही, तब दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा था। तो उस वक्त से ही सेंटर पे रहना शुरू हुआ। तो दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वहां से विदेश सेवा के लिए भेजा। दादी गुलजार जी निमित्त बने इसका, क्योंकि बिजनेस विंग की सेवा के निमित्त मधुबन जाना हुआ। तो ऑलमोस्ट जितने भी बाहर के लौकिक के कॉन्टैक्ट्स थे, इस बीच 3 साल जब हैदराबाद में थे तो एक तभी एफएम नया शुरू हुआ था। तो रेडियो में सबसे पहला एफएम तो ऑल इंडिया रेडियो का हुआ, रेनबो करके। उसमें गई तो फिर वहां सेवा के लिए गई थी, देखे कहीं बाबा का ज्ञान सुना सकते या फिर किसी को मैसेज दे सकते करके। फिर उन्होंने वॉइस टेस्ट करके बोला कि दिस इज अ यूथ वॉइस, तो आप चाहे तो एफएम में ज्वाइन होना। तो उस तरीके से एफएम में रेडियो जॉकी की तरह भी काम करने का मौका मिला, काफी कुछ सीखने का मौका मिला। और हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु प्रोग्राम्स करती थी रेडियो जॉकी की तरह। 3 साल निकल गए। फिर बाद में सेंटर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते गए तो धीरे धीरे हमने वो विथड्रॉ कर लिए। और जैसे मधुबन गए स्विंग की सेवा में, तो निर्मला दीदी, योगिनी दीदी और गुलजार दादी जी बैठे थे। टीचर्स बहने सभी लास्ट में सेवादारी टीचर्स बहने साथ में बैठे थे। जब प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ तो दीदी ने कहा ये तो अंग्रेजी बोलती है, तो दादी ये हैदराबाद में है, बॉम्बे नहीं आ रही है, तो इसको आप विदेश की सेवा में ले सकते हैं। तो सिंगापुर भेजा। तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया में सेवाएं बाबा ने कराई और फिर बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जैसे वहां से लौटे, शांति सरोवर बन रहा था हैदराबाद में, तो उस सेवा में राधिका बहन के सेंटर पर रहते हुए वो सेवाएं संपन्न हुई। और उसके बाद योगिनी दीदी ने वापस बुलाया, क्योंकि इंग्लिश हैंड जो दीपा बहन और क्रीना बहन थे वो बाहर सेवा कर रहे थे, तो उनको सेंटर पे इंग्लिश हैंड भी चाहिए करके बुलाया। तो इस तरीके से लगभग 2.5 years नियरली वहां पे विलेपार्ले सेंटर पे रुकना हुआ।
दीदी जी के अंग संग में काफी कुछ सीखना करना हुआ। और कंप्यूटर की सेवा तो इतना ज्यादा आता नहीं था, पर बाबा ने कुछ कुछ सिखा के वहां पे अच्छे से रखा। और वहां पे दीदी ने हमें सी 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 ऐसे करके 3 सी दिए। एक है कार्ड मेकिंग, बर्थडे और बॉर्न वॉयज के कार्ड्स बनाना बड़ा बड़ा। आपको पता है ना, योगिनी दीदी तो एकदम परफेक्शनिस्ट है कई चीजों में। और हम दोनों का काफी अच्छा कनेक्शन रहा, क्योंकि दीदी को जो चाहिए वो मैं समझती थी। उस तरीके से अच्छे से बड़े बड़े कार्ड्स बना के देते थे। तो इसी दौरान दादी जानकी जी का बर्थडे था, तो दीदी ने कहा एक जबरदस्त कार्ड बनाना ताकि मैं मधुबन भेजू दादी के पास। तो एक बर्थडे कार्ड दादी जी के फोटोग्राफ्स को कट करके और सब जगह उन्हीं के स्लोगन्स लगा के कार्ड बनाया। तो वो कार्ड दादी को बहुत पसंद आया और वो कार्ड दादी ने लंदन भेजा। तो वहां पे लौकिक बहन है, कईयों को इतना नहीं पता है, तो वहां पे वो रेगुलर सेंटर पे जाते, ग्लोबल हाउस जाते, तो उसने देखा और पूरा देख के, क्योंकि वो कार्ड के फोटोग्राफ्स मैंने गीता बहन को भेजे थे कि आई जस्ट लव दिस फोटोग्राफ्स ऑफ दादी एंड आई एंजॉयड। और कभी कभी कार्ड बनाते ओवरनाइट भी हो जाता था। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मेक। आदि रत्नों को देखना, उनके साइलेंस में ऐसी कुछ सेवा करना, उसमें बहुत अच्छी चार्जिंग महसूस होती। तो फिर उन्होंने कहा ये कार्ड यहाँ पे आ गया है, लंदन आपका कार्ड, आपने कार्ड बनाया लंदन में आ गया, पर आप कब लंदन आ रहे हो करके फोन। मैंने कहा ये तो हमारे संकल्प नहीं है, पर ड्रामा जाने बाबा जाने। तो इस तरीके से संकल्प तो किसी और ने दिलाया। फिर ऐसे ऐसे प्रवीणा बहन, जयंती बहन निमित्त बने, लंदन की सेवा में भेजे। तो दीदी ने सिर्फ थोड़े समय के लिए छुट्टी दी थी, क्योंकि लौकिक बहन भी है करके। तो लंदन में पहली बार तेलुगु सेवा उठाए कई जगह पे, मिल्टन कीन्स, इस तरीके से वेम्बली, वहाँ की तेलुगु एसोसिएशंस को कांटेक्ट करके सिस्टर ने काफी अच्छे ऑर्गेनाइज किए। तो तेलुगु एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स थे वो लोग धीरे धीरे प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे थे। तो इट वाज वेरी नाइस मोमेंट एंड एन अदर नाइस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू। तो बाबा ने काफी बिजी रखा उन सेवाओं में। और दादी ने एक दिन बुलाया, और जब भी दादी, मैं वहाँ 6 मास रही लगभग, कुछ दिन कम 6 मास, तो दादी 5 बार आए और सेवा करती, जो भी मिलता मैं चारू बहन को देती वहां। तो चारू बहन कहते ठीक है मैं रखती हूँ, और लिस्ट बना के रखते। जब दादी आती है तो बुला के, तुम्हारी मीटिंग है दादी से, जो भी ये चीजें मैंने रखा है ये सब दादी को दे दो। तो मैं दादी आते ही जाके, दादी ये सब चीजें है, चारू बहन ही बता देती, ये बहन है, ये बहन सेवा करके। हर बार पूछते दादी परिचय दो। ने कहा दादी बॉम्बे के, अच्छा अच्छा ठीक है, योगिनी वाली है ना। तो ऐसे मेरे नाम का पहचान दादी ने योगिनी वाली रखा। फिर उस तरीके से सभी जो भी चीजें वो देखकर दादी को प्रेरणा मिली, ये तो कमाऊ बच्ची है, सेवा करती है ये, अच्छा ठीक है, तो कहीं और जा सकती है सेवा के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप दीदी से छुट्टी लेना। हाँ हाँ मैं छुट्टी ले लूंगी। फिर उन्होंने कहा तुम नाइजीरिया जाओगी। हमने कहा कि दादी बाबा से मिल के जा सकते हैं, क्योंकि मैं कितने ईयर स्टार्टिंग में आ गई लंदन। अभी इधर से जाऊंगी तो फिर कब भारत जाऊंगी पता नहीं, डायरेक्ट लंदन से भेज रहे थे। तो दादी ने एक ही शब्द बोला, मैं 4 साल बाबा से मिले बगैर रही सेवा करने के लिए, तो 1 साल नहीं रह सकती। मैं तो चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है दादी आप जो बोले। तो दादी ने बोला ठीक है तुम इधर से जाओ। लंदन से डायरेक्ट नाइजीरिया जाने के लिए काफी उन्होंने तैयारी देखी, पर उसमें वीसा का कुछ का दिक्कतें दिखाई पड़ रही थी लीगली। भारत से बहुत आसान था जाना, क्योंकि लंदन रेसिडेंट्स होनी चाहिए जाने के लिए वीसा के। तो इसीलिए बस ये बातें चल रही थी। और ठीक है तुम ना सेवा पे स्कॉटलैंड भेजा था, वहीं पे सेवा कर रही थी, जयंती बहन का फोन आया, बोला तुम्हारे लौकिक भाई ने का एक्सीडेंट हो गया है। लॉरी होती है ना हैवी व्हीकल, वो ऐसे उसके ऊपर से गुजर गया, तो वो बहुत ही सीरियस है, हॉस्पिटल में है, तुमको सीधा जाना पड़ेगा हैदराबाद अभी के अभी। तो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आई, और वहां माताजी भी थे, गीता बहन भी थे, तो सभी मिलके आ गए। सीधा आते ही एयरपोर्ट से हॉस्पिटल चले गए। तो जैसे कि यहाँ तक की बॉडी ठीक थी, भाई बॉडी बिल्डर है, उसकी खुद की जिम है, वो जिम ट्रेनर है, तो शायद ये टेस्ट पेपर उसके लिए इतना बुरा नहीं था।
परंतु एक लॉरी है ना, हैवी व्हीकल है, वो चली गई उसके थाइस के ऊपर। तो 8 ऑपरेशंस हुए। काफी लोगों को, वहां के डॉक्टर्स को लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बाबा को एक ही बात बोला, बाबा ये परिस्थिति बन के टेस्ट पेपर बन के चले जाना चाहिए। विघ्न बनेगा, रुकेगा, इसमें कुछ भी होगा ना, मुझे यहाँ लौकिक में नहीं रुकना है। अगर मुझे प्यार करते हो तो मुझे नहीं छोड़ो। अगर भाई का शरीर छोड़ा या कुछ ऐसा हुआ तो फिर परिवार को संभालने के लिए वापस जिम्मेवारी उठाने के लिए आना पड़ेगा। बाबा आप, मैं साक्षी हूँ, आप ही जिम्मेवार हो, आप निमित्त हो इस घड़ी के लिए। तो बाबा ने जैसे कि बस सब कुछ एक क्या है, मैजिक की तरह उसकी हीलिंग होती गई। हॉस्पिटल से वो घर आया और जैसे कि ही हैज हिज ओन जर्नी, बहुत जल्दी रिकवर हुआ। उसके लिए मेल नर्स भी रखना पड़ा और डिप्रेशन में चला गया। इतना बड़ा हल्क की तरह था, एकदम क्या इतना मोटा मोटा ट्राइसेप बाइसेप वगैरह, परंतु एकदम जैसे कि छोटा, जैसे कि 8th क्लास का लड़का कैसा होता है स्कूल का, ऐसा छोटा हो गया। तो वो काफी डिप्रेशन में गया। दादी का फोन भी आया था, जानकी जी ने भी बात किया उससे और बोला कि देखो भगवान तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारे बहन को भेजा है, तो तुम खुश रहो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ बोलता गया बस। और फिर कुछ 2 महीना रही और फिर मैंने इधर 24 आवर्स घर में रह के क्या करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, सुबह मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे, फिर बस चले जाएंगे सेंटर पे जाके कुछ ना कुछ सेवा करना। फिर सेंटर की बहन तो ये तो कहीं भी सेवा कर सकती है, भाषण कर सकती है, लेके जाते थे। तो इस तरीके से अनंतपुर लेके गए एक जगह 2 दिन के लिए, जहाँ 10,000 पुलिस ऑफिसर्स थे। वो पीटीसी था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें उन्होंने एंगर मैनेजमेंट करवाया। सो जिसके न्यूज समाचार रेवा दीदी के पास पहुंचा, जो नाइजीरिया की निमित्त है, उन्होंने वो फोन किया डायरेक्ट और वो प्रोग्राम में ही थी। स्टेज से उतरी और दीदी से बात की तो बोले, तुम प्रोग्राम कर रही हो, अर्थात तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अर्थात उससे पहले ये एक छोटी सी बात मिस हो गई कि नाइजीरिया जनवरी 2013 जैसा 12-13 में गई। तो वहां पे एक नई सेंटर बनी थी जो इंदुबेन संभाल रहे थे। तो इंदुबेन को लंदन में सेटल होना था, एक सेंटर बन रहा था वहां भी। तो उन्होंने हमें नाइजीरिया के ये सेंटर पे भेजा जो इकोई में है, जहाँ बहुत सारे सिंधी भाई बहन आते हैं। तो वहां पे रही 3 मास में टाइफॉइड अटैक हो गया। नाइजीरिया इज वेरी फेमस फॉर मलेरिया टाइफाइड, और वहां के लोग तो ऐसे ही गोलियां जेब में रखते हैं लैंडली, और हमें पता नहीं था। तो 15 दिन वो टाइफाइड का अटैक भी आया, पर बहुत वीक होके एकदम जैसे चक्कर आके गिरे, तब गए हॉस्पिटल। फिर प्रूव हुआ वो पैराटाइफाइड है करके। तो 1 मास ऑलमोस्ट नियरली 3 वीक्स रही हॉस्पिटल में। सेलेन लगाते थे तो अच्छा रहता था हेल्थ, सेलेन निकालते ही बस जैसे बलून से हवा निकल गई ऐसे हो जाता। परंतु एक चीज अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा की सेवा में थे, तो कितने ना इधर इंजेक्शन, हर जगह नली खोल के रखते थे प्लास्टर से, कि एक 1% भी कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ, 1% भी वीकनेस की महसूस नहीं हुई, कि एकदम जैसे दर्द और दुख क्या होता है शरीर का पता ही नहीं पड़ा। फिर वहां से मधुबन आए लेटे लेटे ही, क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं था, तो यहाँ भेजा। मैं सीधा मधुबन आई, दादी से मिली, टोली दी, बस उसके बाद जैसे कमरे में गई अगेन फेंट हो गई। देन वहां की नाइजीरियन एक बहन थी, वो मिलने के लिए आई। तो मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई नीड टू गो टू हॉस्पिटल। तो वो लेके गई, सिर्फ फेंट होती थी, बाकी कोई दुख दर्द समझ में नहीं आया। तो वो हॉस्पिटल लेके गई, टेस्ट करके, सचिन भाई डॉक्टर है ग्लोबल हॉस्पिटल में, उसने कहा कि सिस्टर आपको टाइफाइड है, डू यू नो दैट? आई सेड आई हैव टेकन द ट्रीटमेंट। तो क्या आपका केस शीट बताओ? तो मेरे पास कोई केस शीट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि टैबलेट दिखाओ क्या खाते। तो जो टैबलेट हमने दिखाया, और डॉक्टर सचिन ने बोला कि सिस्टर ये जो टैबलेट है ना, इट इज आउट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, ये आउटडेट हो गया है, ये दवाइयां क्यों खाती हो आप? हमने कहा कि ये डॉक्टर ने दिया है वहां पे, और यही दवाइयां मैं 3 हफ्तों से खा रही, इससे तो आपका टाइफाइड जाएगा ही नहीं। तुरंत एडमिट किया और क्या सेलेन डाला, 3 दिन में थोड़ी स्टेबलाइज हुई, और 12 डेज
एंड देन फिर 18 दिन इट टुक टाइम, उनके पूरे कोर्स हुआ, परंतु ताकत नहीं थी शरीर में बस उसके लिए। फिर आई स्टेड फॉर सम टाइम इन पांडवबन, फिर यहाँ माता जी के पास आई 2 मास, थोड़ा बहुत ठीक थी। देन दीदी जी ने बुलाया, वापस नाइजीरिया गई, और नाइजीरिया में सेवाएं तो भरपूर है। जब से बाबा लेके गया है कभी एक क्षण भी चुपचाप बैठने नहीं दिया, इतनी अच्छी प्रेरणा देता है, भगाता है, कराता है, हर प्रकार की सेवा की है, चाहे वो झांकी हो, शिवरात्रि की सेवा हो, यहाँ से ही 12 ज्योतिर्लिंग मंगवाए। समय हो गया क्या? आप मुझे बताना। वैसे हो गया है, लेकिन भले 5 मिनट लीजिए, क्योंकि शुरू में भी लेट हुआ, तो भले 5 मिनट आप और सुनाइए। ठीक है जी, 10 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। भले भले, ठीक। शुक्रिया। तो नाइजीरिया की सेवाओं की बहुत कमाल की बातें हैं। दीदी हमारी 30 साल से नाइजीरिया में है। दीदी धरनी बनाई, ऐसे सभी के भी कहते हैं, अनुभव होता है कि दीदी ने धरनी बनाई और आपने आके इसको हरियाली कर दी करके। तो वहाँ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स 50-50% रहते हैं लेगोस नाइजीरिया में, और थोड़े बहुत ट्रेडिशनल लोग हो रहते हैं जो ना क्रिश्चियन है ना मुस्लिम है, कुछ अलग किस्म की मूर्ति पूजा करते हैं। तो इस ज्ञान को चर्च में, मॉस्क्स में, सभी से हर प्रकार की सेवा सेंटर पे रह के करना हुआ। जैसे क्रिसमस मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, उसमें इफ्तार पार्टी रखते थे सेंटर पे, और सभी को दीदी कहती है इतने सारे लोग आएंगे, हाँ, सबको ऑफिशियल लेटर्स टाइप करना, सबको देना और सबको बुलाना। लगभग 50 इमाम आते थे मॉस्क से, और उनको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, परंतु हमारा दुश्मन कौन है, भगवान के नाम पे कुछ, भगवान के बारे में परिचय नहीं, पर दुश्मन का कौन परिचय हम देते थे। तो उसको देखकर अच्छा लगता था। और अच्छे खासे बड़े बड़े माइकल जैक्सन के जो गीत थे, आई लव यू अल्लाह करके, उसके ऊपर सभी को एकदम जैसे डांस कराते थे, वो सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। और वहाँ इफ्तार का वो भोजन, जो फ्रूट्स रखते थे, वो सब लेके वो बहुत खुश हो जाते थे। इस तरीके से संबंध सभी धर्म वालों से अच्छा बढ़ा, क्रिश्चियन धर्म वालों से भी। और कुछ गवर्नर, एक्स गवर्नर्स को किसी हर प्रोग्राम में कोई एक्स गवर्नर बुजुर्ग हो भले, पर उनको हम निमंत्रण देते थे, उनसे बात करते, उनको ज्ञान सुनाते, उनको रेस्पेक्ट देते सभा में। तो वो चीजें उनको अच्छी लगती थी। और भारतवासियों का भी वो बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहां पे, हर प्रकार का समाज, गुजराती समाज, महाराष्ट्र मंडल, तेलुगु समाज, ओरिया समाज, बहुत सारे समाज थे। और हर एक समाज में लगभग तो हजारों फैमिलीज है वहां पे एक्सपैट्रिएट्स के। तो हर प्रकार का त्योहार मनाते, जन्माष्टमी कहे, राम नवमी कहे, इतना तक कि तुलसीदास का भी, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी बर्थडे मना लेते। हमको तो मौका चाहिए, अनाउंस करेंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बस टोली ब्लेसिंग रखते, या फिर ऐसे बड़े प्रोग्राम होता तो भोजन भी रखना पड़ता। दीदी तो बहुत पर्टिकुलर, सबको खिला के भेजेंगे अच्छे से। तो दीदी इतनी खुश है क्योंकि घर में चहल पहल बहुत होने लगी। दीदी कहती है कि मैं तो वेट करती थी कि कोई इस गेट से अंदर आ जाए, कोई तो आ जाए सेवा करने के लिए। दीदी कहती थी कि कई दफा उनको बहुत दुख के आंसू भी निकलते थे कि इतने दिन गुजर जाते थे कि कोई आते नहीं थे, कोर्स कराना चाहती है दीदी, परंतु क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा, बाहर बोर्ड भी नहीं लगा सकते इतना, क्योंकि बोर्ड लगाने से गवर्नमेंट वाले छोड़िए, वहाँ के जो लोकल्स होंगे या आर्म रॉबर्स का भी एक बहुत बड़ी खतरा भी था कि किसी को देखेंगे रईस जैसा लगेंगे तो उनके गन लेकर आ जाते हैं। कोई मतलब जो घर में सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सबसे मिले हुए जैसे रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता था इस विषय को। तो इसलिए कहीं बाहर ना बोर्ड लगाते ना कुछ भी, इस तरीके से गुप्त तरीके से सेवा करना। पर जैसे ड्रामा में जैसे मंजूर है उस तरीके से तो कार्य होना ही था, तो लोगों का आना जाना बहुत हो गया। जैसे दिवाली के समय पे 200 आत्माएं आती थी, 300, शिवरात्रि पे तो मेला लगता था और वहां के सब मंदिरों में जाकर प्रवचन करते थे। तो इस तरीके से सेवाएं बढ़ी। और एक बार मृत्युंजय भाई ने कहा, जब उन्होंने यहाँ, जब भारत में साल में एक बार आते हैं, 1 महीना, फिर लौकिक में थोड़ा सा सेवा करने के लिए निकलते हैं, धर्मावरम, अनंतपुर जगह, वहां पे एक बार मृत्युंजय भाई से मुलाकात हुई, जहाँ बहुत बड़ी शिवलिंग अभी बनी है ना पुटवर्ती में,
वो देखने के लिए हम गए थे, तो वहां पे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, बहन आप नाइजीरिया से हो, कभी कोई गेस्ट को लेके आइए। तो उन्होंने एक निमंत्रण दिया, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम ग्लोबल समिट, कल्चरल फेस्टिवल कम ग्लोबल समिट, इस तरीके से उन्होंने आयोजन किया, जिसमें हर देशवासियों को निमंत्रण दिया। तो उसके लिए खास करके 4 साल से योग कर रहे थे कि कोई भी वीआईपी बाबा का बच्चा बने, स्पीकर माइक बने करके। तो बाबा की कमाल है कि कैसे कैसे, मैं हर पहलू तो नहीं बोल पाऊंगी इतने समय में, और कितने भी समय देंगे तो क्या बोल पाएंगे इन चीजों के बारे में, जो बाबा का मैजिक है। वो कैसे लेके गया वहां का जो प्रेसिडेंट है बाबा ओबासंजो, ओलुसेगुन ओबासंजो, उसके पास लेके गए, उसके बर्थडे में शामिल हुए, और फिर उस तरीके से उनके साथ संबंध बहुत अच्छे पॉजिटिव रहे। जब भी कोई उनका गैदरिंग होता तो वो निमंत्रण भेजते, खास करके साल में 2 बार, एक उनके बर्थडे पे, दूसरा उनका स्टेट फॉर्मेशन डे होता है जो क्रिसमस के समय पे गिरता है, तो वो निमंत्रण देते। तो हम जाते उन सबसे मिलके अच्छे से बाबा का सौगात देते, और वो चर्च में बुलाते और सबको परिचय कराते, ये इंडियन बिशप है करके। तो पहले तो हम सबको लेके भाई बहनों को लेके जाते थे, फिर भागते भागते अकेले हो गए एक बार, तो एकदम वीकनेस महसूस करने लगे। तो जब मधुबन आया, टेस्ट कराया, और सचिन भाई थे तो मुलाकात होती, सिर्फ ओम शांति करने के लिए गए थे, क्योंकि टाइफाइड का तो जैसे जीवन दाता है दूसरी बार। तो उन्होंने कहा सिस्टर एक बार टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, बोला अरे आप तो अभी बहुत धनी हो गए हो। नहीं, मैं धनी के तो बन गई, नहीं आप वो अभी बहुत धनी हो गई, और यू बिकम वेरी रिच। तो आपके अंदर डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, सब कुछ है। अरे बाप रे, अभी क्या करना चाहिए? नहीं, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप अभी ये शरीर में जितना समय रहेंगे दवाई खाते रहो, या तो आप एक जगह है डॉक्टर राजू करके, उनसे मिलो। अगर आप अभी यंग भी है, शरीर इतना बूढ़ा नहीं है, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे ठीक करना है, क्योंकि मुझे ये शरीर चाहिए बाबा की सेवा के लिए। तो अभी जब टाइफाइड से बाबा ने वापस शरीर दे दिया, अभी तो ये शरीर मुझे इतना जल्दी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे सेवा करना है। अभी तो कुछ भी नहीं किया जैसा लगे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप डॉक्टर राजू के पास जाओ। विजयवाड़ा में नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर राजू थे, उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना, जबकि विजयवाड़ा तेलुगु डॉक्टर है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट हिम। So then when I went there, it was a wonderful experience। सभी ने कहा कि अभी आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, देख लो। मैंने कहा मैं सिर्फ 12 दिन के लिए जा रही हूँ, वो जो डॉक्टर बोलेगा वो मैं करूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट डॉक्टर सचिन, सो लेट मी सी। तो वहां जाते ही नमक ही नहीं, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं सिर्फ इन 12 दिनों के लिए नमक नहीं खा रही हूँ, आई हैव टू बी हैप्पी व्हाटएवर इज देयर हियर। फिर बाद में जाऊंगी तो मैं तो वैसे भी सब कुछ करने वाली। तो वो 5वें दिन में ही मेरा शरीर इतना लाइट और इतनी एक्टिव और इतनी स्ट्रांग हो गई है, मुझे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग बीइंग इन दिस बॉडी। नहीं तो इधर गोला, इधर गैस, इधर दर्द, इधर घुटना भारी, इधर शोल्डर पेन, क्या ना क्या पेन आ जाता था। तो फिर क्या हुआ, वो डाइट मेरे को बहुत अच्छा जम गया, विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर, 5 चीजें निकाल दी और बहुत अच्छा लगने लगा। बाद में टेस्ट किया, डायबिटीज इज आउट ऑफ द सिस्टम। तो मैंने कहा कि चलो इट इज वेरी नाइस। और आज उस दिन से आज दिन तक वो डाइट मेंटेन करती हूँ, गफलत करती हूँ तो थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, परंतु अभी डायबिटीज तो गया। तो बाय बाय सच में डायबिटीज मैंने कर ली। फिर सेंटर पे गई, सेवाएं इतनी बड़ी कि बस एक सहयोग की जरूरत थी। तो बाबा को तब तक हमने 2 बजे का योग का अनुभव नहीं किया था, तो 2 बजे का योग लगाना शुरू किया। 4 मास हो गया, क्योंकि सेवाएं इतनी, कभी कभी तो 1 बजे तक कंटिन्यू रहता था, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट बजाना पड़ता है। कोई सेवा का अगर रचना करो, रचना स्थापना कहते हैं ना, स्थापना पालना सब कुछ अपने वाइंड अप, सब कुछ ऑलराउंड का पार्ट बजाना है। दीदी हमारी अभी शी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 80 years। आप समझ सकते हैं, उमंग उत्साह उनमें जबरदस्त है और वो अथक है, परंतु कुछ ऐसे बाहर की सभी प्रकार की सेवा करने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाए। तो परंतु हमको भी जैसे कि कभी शॉर्ट पड़ता था समय और सहयोग की, तो बाबा को बुला लेते थे, इमर्ज कर लेते थे। जागरण इतना नहीं किया भक्ति मार्ग में, परंतु ज्ञान मार्ग में आने के बाद, नाइजीरिया की सेवा में जाने के बाद लगता था कि हर त्योहार के जागरण के बिना होते नहीं है। राखी कहो, शिवरात्रि कहो, दिवाली कहो, बस बैठ के क्या
डेकोरेशन भी करना, टोली भी, इस तरीके की चीजों को करते 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 पता नहीं कब वो डायबिटीज सब कुछ आ गया था। फिर धीरे धीरे वो भी चला गया और 2 बजे का योग का एक बहुत सुंदर रिजल्ट निकला। वो बस क्या कहूं मैं, एक नन्ही सी परी कहाँ से निकल के आई, बहुत बहुत मददगार आत्मा, मीनल बहन करके बॉम्बे से। एक बहन थी माधवी बहन, उन्होंने कहा सिस्टर एक छोटी सी कन्या है जो आपको जानती है और आपके पास आना चाहती है। मैंने कहा कौन है? तो आप जब बॉम्बे विले पार्ले सेंटर पे थे तो वहां के तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में सेवा करने के लिए 2 मास बोईसर में रुके थे सेंटर पे। तो वैसे तो आना जाना था पर उस वक्त कंटिन्यू सेवा थी तो उधर ही दीदी ने रखा, योगिनी बहन ने। तो उस दौरान आपके साथ जो आती थी ना छोटी कुमारी, वो तब 12th क्लास या 11th क्लास में पढ़ती थी। हमें इतना याद नहीं उस वक्त की बात, परंतु उसको लक्ष्य था कि ये बहन के साथ हमें सेवा करनी। देखो कहाँ का कहाँ बाबा जोड़ देता है। और उसने पूछा सेंटर पे कि ये बहन कहाँ है, और उन्होंने बताया वो फोन नंबर लेके मेरे को फोन करे, दीदी आप कहाँ हो? अभी ना मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं बाबा की सेवा में थोड़ा समय। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और यहाँ योग करो, यहाँ देवियां प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रत्यक्ष में हमने अनुभव किया है बाबा का कमाल, कि वो आई और वो रह गई। सभी कहते हैं नाइजीरिया की धरनी बहुत ही मतलब हार्ड है, वहां ना कोई कुमारी पैदा हो सकती है, ना कोई सेवा करने वाले टिक सकते हैं, मैक्सिमम कुछ समय बस, कोई नहीं टिकेंगे। रेवा बहन कैसे करके कर रहे, परंतु अभी 8 साल हो गए हैं और वो कुमारी भी बहुत अच्छी है। देखो हम भारत में हैं और वो वहां बैठी, हमारी रेवा दीदी लंदन में है, हम यहाँ हैं, और वो नन्ही सी परी इतनी बड़ी सेंटर को संभाल रही है। आज वो राखी क्या कर रही है वहां पे, ऑनलाइन में राखी तो किया, सब भाई बहने ऑनलाइन की वर्चुअल राखी का अनुभव किया आज, परंतु अभी सेंटर पे जो आते हैं उनको बांधने के लिए सब तैयार। अथक है, हाजी का पार्टनर पक्की है, और फिर बाबा के अनमोल रतन है। तो इस तरीके से हम यहाँ निश्चिंत हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 3 बार भाग लिया अभी तक। नाइजीरिया का भूतपूर्व प्रेसिडेंट बाबा ओबासंजो, ही इज अ किंग मेकर, अर्थात जो भी प्रेसिडेंट बनता है नाइजीरिया का वो उसका ही बंदा रहता है, तो ही स्टिल वेरी पावरफुल। सो ऐसा शख्सियत बाबा का घर आया मधुबन में, लगभग 3 दिन 2-1+ रहा, और दादी जानकी से 10 मिनट के मुलाकात 1 घंटा का मुलाकात हुआ, और उसके बाद वो अपने कमरे में बंद कर लिया, बोला भी मुझे किससे भी बात नहीं करना है, ये अनुभव के साथ में रिटर्न होना चाहता हूँ अपना घर। दादी जी के पैरों में बैठ गया और दादी जी को पूछा, मुझे आपके जीवन का एक सीक्रेट, एक ऐसा पावर मुझे दे दो ताकि मैं जाके नाइजीरिया में सबको बांट सकूं। मैं अभी 86 समथिंग हूँ और मैं शरीर छोड़ने से पहले कुछ में मुझे नाइजीरिया को करके जाना। तो दादी ने एक ही शब्द बोला, Who am I? Whom do I belong to? Take this to secret. वो एकदम चुप हो गया, बस वो कहीं नहीं जाना चाहता था, दरवाजा बंद कर लिया। हमने कितने भी उसको खाने पे बुलाया, कुछ नहीं है। फिर हमने रिक्वेस्ट किया, उसको फोन पे मैसेज भेजा, एक और बहुत पावरफुल जगह आपको जाना है, 4 धाम करने के बगैर तो आत्मा जाएंगी तो कैसा करके, तो वहां एक जगह आपको जाना है, बाकी और कहीं नहीं लेके जाएंगे, नो साइट सीइंग। तो वो हाँ करके बाहर आए तो 4 धाम देख के तो बस दंग रह गया, और एक ही बात बार बार बोलने लगा, why everything over here amazes me, what is this। हर बार तो मैं वो अंदर से समझती थी कि क्योंकि शुरुआत में मेरा भी कुछ ऐसा अनुभव था, ये कौन है जो इतना अच्छा मेरे को लग रहा है इसके साथ करके। तो बाबा ओबासंजो को तो इतना अच्छा अनुभव शांति स्तंभ के पास हिस्ट्री हॉल में बाबा के कमरे में उठा ही नहीं, ऐसे बैठ गया। और यहाँ वहां वो सब होने के बाद जो कॉन्फ्रेंस के एंड में वो जो पगड़ी पहनाई, शुरुआत में, एंड में तो वो सभा में आया भी नहीं, मुझे सभा में किसी से नहीं मिलना है करके रह गया, क्योंकि ये अनुभव मुझे बस अंदर कैद करके रखना है, कुछ और अनुभव नहीं चाहिए करके। फिर वो पगड़ी जो शुरुआत में उनको सम्मान करते हुए पहनाया, उधर जाके वो पहन के सबके प्रेस में सबको बताया उसने कि ऐसा मैं भारत गया। उसके बाद कई मीटिंग्स में हमको वो वीडियोस वो प्रेस से मिलती थी जहां वो जिक्र करता था, we went to an Indian temple and it was very powerful where people, men and women look alike। उसका अनुभव था, आदमी औरत एक जैसे समान दिखते हैं, इतनी मुस्कुराते, इतने खुश मिजाज मनुष्य को मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा करके। फिर दूसरी बार कॉन्फ्रेंस में
आरा लोला आप गूगल कर सकते हो, शी इज द फर्स्ट टॉकिंग ड्रमर। वो आई, वो भी ऐसे ही गूगल से उसका फोन नंबर लिया, उससे बात किया, और वो हर एक से बात करने वाली नहीं, इस तरीके से बाबा ने हर प्रकार से कमाल ही करके दिखाया। और वो बहन आई और वो ड्रम से बात करती है, आप जो बोलेंगे वो ड्रम बजा के बताती है, और एकदम इसी तरीके से सुनाई पड़ता है। वो बाबा के बच्चे बने। और फिर तीसरी बार आई तो द यंगेस्ट आर्च बिशप, वुमेन आर्च बिशप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटी आर्च बिशप जो 30 साल में बनी, आर्च बिशप सिंथिया जोसेफसन। वो कनेक्शन में कैसे, ये तो कमाल, एक अवार्ड दिया गया हमें नाइजीरिया में। वो अवार्ड लेने के लिए हम जब गए तो वहां पे सभी लोग बैठे थे, और एक जो लास्ट ईयर ये जो अवार्ड हमको दिया गया, वो लास्ट ईयर जिनको दिया वो बहन को उन्होंने बुलाया, वो दूसरी कंट्री से में थी, हालांकि वो नाइजीरिया की आर्च बिशप है, वो आई हुई थी, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री अवार्ड देना था, और उन्होंने हमको फिर से चुना और बोला कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति एक रिलीजियस व्यक्ति को अवार्ड दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेज पर उस आर्च बिशप से मुलाकात हुआ और ब्लेसिंग कार्ड शेयर किया। ब्लेसिंग कार्ड के जो पीछे का नंबर उसने सेव किया, और उसने फोन करके एक बार पूछा आपका क्या स्पिरिचुअल है। बस उस एक सब कुछ एक 15 दिन में हुआ, एंड देन शी मेड अप हर माइंड दैट शी इज कमिंग टू मधुबन। इस तरीके से मधुबन आई, और जब मधुबन आई तब से शी इज मैरिड विद सम 4 चिल्ड्रन, और उसको एक लड़का बहुत चाहिए था। तो हमने थोड़ा जो पूरा रास्ते में ही कोर्स था बस अहमदाबाद से जो लेके गए, तो क्योंकि उससे पहले इतना ज्यादा इंटरेक्शन कोर्स के जैसा बैठकर नहीं हो पाया, हम तो वहां से निकल गए 1 हफ्ते से पहले, फोन पे इंटरेक्शन थी। तो वो जब मधुबन आई तो सबको उसको समझ में आ गया प्योरिटी यहाँ की फाउंडेशन है, तो उस दिन से वो प्योर रही अभी तक। परंतु वो कैसे उसको गर्भ हुआ, कैसे लड़का पैदा हो गया पिछले मास, वो तो कहती है ये वंडर बॉय, ये बाबा का बच्चा है। तो इस तरीके से हर एक के जीवन में बाबा हर एक को हर लेवल पे ड्रामा वंडर ही वंडर करके दिखा रहा है, और इस 4 दीवारी में आप सबको मिलना भी कोई वंडर से कम नहीं। तो मनीष भाई और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें वापस हमारे ही अनुभवों का आईना दिखाया ले पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और नाइजीरिया की सेवाओं के बारे में आपने गहराई से बताया, क्योंकि नाइजीरिया की सेवाओं के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं था, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कैसे वहाँ के हालात है और कैसे आप सेवाएं करते हैं। कितनी खुशी से आपने सब कुछ बातें बताई, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ साथ हम वेदांती बहन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वेदांती बहन ने हमें आपसे मिलाया, और खास कहा गया कि आपका अनुभव रखा जाए। तो वेदांती बहन का आज ही फोन सवेरे आया था, तो उनका भी विशेष में याद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे अशोक भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक भाई, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं बाबा की बच्ची को ओम शांति बोलना चाहूंगा। पहले मैं एयरफोर्स में 40 साल नौकरी किया मैंने, और मुझे इतना खुशी हो रहा है, आज मेरे ये संकल्प चलता था मेरे अंदर कि कोई एयरफोर्स का बच्चा बाबा का बच्चा बने और एक्सपीरियंस सुनाए, अपना शेयर करे। आज वो मेरा जो अंदर का संकल्प था वो पूरा हो गया, और ये बहुत बड़ी बात है। एयरफोर्स मतलब वायुसेना, वायुसेना में काम करने वाले मतलब वायु सैनिक, वायु सैनिक का मतलब एयर वॉरियर, एयर वॉरियर मतलब एक तरह से एंजल। ये हमारे जो एयरफोर्स की नौकरी है, एंजल की सर्विस है जी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बहुत ज्यादा जब आपने एयरफोर्स का नाम लिया, तो बहुत आपका जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, और बहुत ही एक्यूरेट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। बीच में थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हुआ, और जो अनुभव थे मेन तो काफी आपके रहे होंगे। मुझे लगता है नाइजीरिया में जो भी अगर थोड़े बहुत वहां पे विघ्न आए हुए हैं वो तो मनीष भाई के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि एयरफोर्स बहुत बहुत थैंक यू। अच्छी बात है। ओके, आपका भी धन्यवाद भाई। आपने भी अपने मन की बातें कही, और आपके दिल की बात भी बाबा ने पूरी भी कर ली, ठीक है ना। अच्छा है,
और कोई कुछ कहना चाहता है? भाई हमारे संजय भाई कुछ कहना चाहते हैं बेंगलोर से। एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले सब यहाँ पर है। गौतमी बहन सब है। ये संजय भाई बेंगलोर से। हाँ संजय भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति ओम भाई। शांति बहन जी। ओम शांति भाई। मैं भी अभी एयरफोर्स में हूँ, अभी सर्विंग हूँ और बेंगलोर में पोस्टेड हूँ फिलहाल। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के, बहुत आनंदित हुआ मन अंदर से जी। हमको हमेशा था कि हम वर्दी वाली नौकरी करें, तो जब पुलिस और एयरफोर्स नहीं हो पाया तो हमने समझा कि चलो केटी सही, उसको भी एक यूनिफॉर्म है, ब्लैक कोट तो पहनते हैं, परंतु बाबा ने हमें ये व्हाइट साड़ी की वर्दी देखकर जीवन धन्य कर दिया। जी जी बराबर है। जी हाँ। और तपस भाई, तपस सेन गुप्ता जी, ये हमारे कोलकाता से है। क्या कहना चाहते हैं गुप्ता जी? अनुभव सुना ना बहन जी का? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हेलो, ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई। आपका एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा, आपको जो 3 साल जो रेडियो जॉकी था ना, उसका स्पीड अभी भी कंटिन्यू है। ये आपका, ये एक्चुअली नॉर्मली जो रेडियो जॉकी होता है उनका स्पीड बहुत, बोलने का स्पीड बहुत होता है नॉर्मली। हमने अब अभी भी आपका वो प्रैक्टिस है, हम बहुत देर से फॉलो कर रहा है, नॉन स्टॉप बोला। वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और क्या बोले, आपका अनुभव तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी तिलकराज भाई, ये मुरादाबाद से है। के बाद वेलकम है नाइजीरिया को। कभी ये नहीं सोचना वो काले वालों का देश है, परंतु दिल उनका बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे गन लेके नहीं आ जाएंगे ना सब। ये हमारे भाई बहन आएंगे तो गन लेके नहीं पहुंचेंगे ना सब। गौतमी बहन आपके पास ज्ञान का, अनुभव का धन हाँ, है, क्या कर सकेगा। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान के घोड़े छोड़ने हैं। बस। हाँ जी, ये हमारे तिलकराज भाई, ये मुरादाबाद से। ये पूरा इंटरनेशनल क्लास है गौतमी बहन। इसमें हिंदुस्तान से भी है तो विदेश से भी हो, तो अमेरिका से भी है, कनाडा से भी है, और भारत के कई प्रांतों से भी भाई बहन जुड़े हुए होते हैं। तो तिलकराज भाई आप भी थैंक यू या धन्यवाद जो बोलो अदा करे। फिर नरसी दादा, आपके मन की बात भी आप सार रूप में रख सकते हैं। तिलकराज भाई समय हो गया है। तिलकराज भाई शायद, हाँ नरसी दादा अनम्यूट करो आप। यस बहन जी, ओम शांति। ओम शांति कनाडा भाई। से बोलता हूँ। हाँ जी, आपका स्पीच का जो बोला नॉन स्टॉप, बहन दूर बैठी, सचमुच चाहे इनकी तकरीर नहीं आ रही थी, लेकिन इनकी तकरीर जो है ना वो बाबा, हाँ नेचुरली स्पीकिंग। और आपका अनुभव भी ऐसा लगा कि आप कौन से प्यार से बोल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उमेश भाई, उमेश भाई, उमेश भाई। हेलो, ओम शांति। मुझे लगता है कि आपका बाबा से रोज योग लग जाता होगा। आप इतने सेंसिटिव इमोशनल हो तो आपका योग लग जाता होगा रोज के रोज। काफी चीजें परिवर्तन हुए। हाँ, सेंसिटिव इमोशनल थी, बाबा के एकदम नजदीक लगते। एक ही सब्जेक्ट है अपना। जी डॉक्टर साहब, ओम शांति। फिर पूरा करेंगे। बहुत अच्छा। वर्दी वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास जो मोदी जी के चीफ कमांडो थे उनसे बात हो रही थी कि मोदी जी को भी रक्षाबंधन के लिए चाहना है, तो वो इस बार तो कोई बाहर नहीं निकलते हैं तो रक्षा नहीं मिली थी, तो हमारे यहाँ से गई थी तो बहुत खुश हुए। और हमने कहा देखो ये जो चीफ कमांडो है वो भी, जैसे कि आपने जो कहा कि पुलिस भी और गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी कैसे
सेवा हो सकती है जो आपने आज दिखाया। और बहुत सब भाई बहन देखो कैसे खुश हो रहे हैं। तो आपके प्रति सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है। और भी आगे बढ़ के सारे वर्ल्ड की सेवा के निमित्त आप बनने की क्षमता रखते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप याद में बैठेंगे, आप याद कराएंगे। थैंक यू। आप सबकी प्रेरणा भरी दुआएं हमारी राखी संपन्न हुई है। जी, और हाँ। क्योंकि आज रक्षाबंधन है इसलिए हमारी चंपा बहन से हम आपको नहीं मिला पाए। और वो चल रही है अभी बात, वहाँ चल रही है ना उनके साथ। हाँ, बात चल रही है दिल्ली। तो चंपा बहन की कमी मैं वहाँ पूरी कर देता हूँ कि चंपा बहन होती जरूर आपको बोलती कि जब भी आप मधुबन आते हो बड़ौदा आपको जरूर बड़ौदा आना आना। है। तो ऑन बिहाफ ऑफ चंपा बहन आई एम गोइंग टू इनवाइट यू कि यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। ओके, थैंक यू। सबका इनविटेशन है, हाथ खड़ा करके इनवाइट कर दो। आपको जरूर बड़ौदा में आना है, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। हमें भी बहुत खुशी होगी। और देखने जैसा शहर है, शायद आपने ना देखा हो। बड़ौदा देखा है आपने? जी नहीं, कभी। आप जरूर आना। और हमारे पास भी तेलुगु बोलने वाले हैं, आज इस सभा में इस वक्त नहीं है, नहीं तो आपसे मिलाते। तो तेलुगु भाषा वाले भी है, आपको और खुशी होगी। ठीक है, इडली सांभर डोसा पोंगल सब खिलाएंगे, नो प्रॉब्लम। और गुजराती भोजन भी। ओके, करने के बाद तो हम थेपला ज्यादा खाते हैं। अच्छा है, चलिए, ओके। ओम शांति। बाबा की याद में 1 मिनट बैठिए। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व पर हम सब आत्माएं बाबा के प्यार में बाबा से असीम शक्तियों का आह्वान करेंगे। अपने मन बुद्धि संस्कारों को सुरक्षित दैवीय बना के रखेंगे। अपने तन को सुरक्षित, अपने संबंधों को सुरक्षित, अपने देश को, प्रकृति के 5 ही तत्वों को, स्थूल और सूक्ष्म दोनों धन को, सभी सुरक्षित बाबा से सर्व रंगों की चमकीले किरणों की, सर्व शक्तियों की बौछार मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मैं आत्मा अंदर से बहुत ही संपन्न, संपूर्ण महसूस कर रही हूँ। न बाहर की न अंदर की कोई भी कमजोरी, कोई भी विघ्न का कोई भी प्रभाव नहीं। हर प्रभाव से मुक्त मैं आत्मा इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को जीवन मुक्ति जीवन का अनुभव कर रही हूँ। न बंधन है न बाधा है। मैं निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार, निसंकल्प आत्मा हूँ। लंबे से श्वास ले सभी। ओम ध्वनि 3 बार बोलेंगे और गुड नाइट करेंगे। शांति। 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 थैंक यू बाबा। आप सबको भी थैंक यू। ड्रामा को थैंक यू। गुड नाइट।